जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का पहला अध्याय पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। तो वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आइए इस चैप्टर को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार दो बहनें थीं, एक का नाम था ऋचा और दूसरी का नाम था रिया। दोनों में कंपटीशन हुआ। ऋचा ने कहा, चलो आज कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन अपना होमवर्क पहले करता है। रिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक 5 मिनट बाद दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हुआ। ऋचा टेबल के पास गई, वहाँ उसकी बुक्स और कॉपियाँ व्यवस्थित जमा थी। उसने अपनी बुक और कॉपी उठाई और अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया। वहीं ऋचा भी टेबल के पास पहुँची। उसने अपनी बुक्स और कॉपियों को ढूंढा, परंतु उसे टेबल पे अपनी पुस्तक और कॉपी नहीं मिली। उसने टेबल की दराज को खोला और वहाँ पे अपनी पुस्तक और कॉपी ढूंढी, परंतु वहाँ भी उसको पुस्तक और कॉपियाँ नहीं मिली। फिर वह दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई। वहाँ उसने अपनी बुक्स और कॉपियों को ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद उसे अपनी पुस्तक और कॉपियाँ मिली, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋचा ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, वहीं रिया अपना होमवर्क स्टार्ट भी नहीं कर पाई। क्या कारण है बच्चों कि ऋचा का होमवर्क कंप्लीट हो गया और रिया अपना होमवर्क स्टार्ट भी नहीं कर पाई? इसका मुख्य कारण है मैनेजमेंट। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध। प्रबंध की शुरुआत घर से ही हो जाती है। यदि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को व्यवस्थित रखेंगे, यदि रात में ही आप अपना बैग चेक कर लेंगे, कौन सी बुक रखनी है, कौन सी कॉपी रखनी है, तो आप सुबह स्कूल जाने में कभी भी लेट नहीं होंगे। जब हमारे और आपके लिए मैनेजमेंट इतना आवश्यक है, इतना इम्पॉर्टेंट है, तो कल्पना कीजिए कि उस कंपनी और उस व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट होगा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। जी हाँ बच्चों, वह व्यक्ति जो प्रबंध का कार्य करता है प्रबंधक कहलाता है। प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण में समन्वय का कार्य करता है। प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करता है। साथ में वह कर्मचारियों को कार्य का बंटवारा करता है। वह यह स्पष्ट करता है कि कौन से अधीनस्थ के क्या कर्तव्य होंगे और कौन से अधीनस्थ के क्या अधिकार होंगे। वह यह भी ध्यान रखता है कि यदि कर्मचारियों को कार्य दिया जाता है तो उससे संबंधित उसे अधिकार भी दिए जाएं। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है। प्रबंध को व्यवसाय का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्व है, उसी प्रकार से एक व्यवसाय में प्रबंध का महत्व होता है। प्रबंध के माध्यम से हमारे सामने जो भी उद्देश्य है, हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यह तय किया जाता है कि कौन से कर्मचारी का क्या कार्य होगा, उसको यह कार्य कब तक पूर्ण करके देना है और उसको यह कार्य कब करना है। तो प्रबंध को हम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया कह सकते हैं। प्रबंध की आवश्यकता केवल व्यवसाय या कंपनी के लिए नहीं होती, अपितु एक विद्यालय और एक कार्यालय भी प्रबंध के माध्यम से ही कार्य करता है। जैसे कि विद्यालय में छात्रों के आने का टाइम निश्चित है, छात्रों के जाने का टाइम निश्चित है, उसी प्रकार से एक कार्यालय में भी कर्मचारियों के आने का टाइम बताया जाता है, उनको लंच का टाइम निश्चित है, उसके बाद घर जाने का समय भी निश्चित किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत सर्वव्यापी है। इनकी आवश्यकता केवल व्यवसाय में ही नहीं होती, अपितु सभी क्षेत्रों में प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, प्रबंधक
एक बार प्लानिंग करता है और उसके लिए वह संगठन भी तैयार करता है, परंतु उसके सामने अलग अलग परिस्थितियां आती जाती हैं और उसे निरंतर प्रबंध का कार्य करते रहना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह निरंतर ही प्लानिंग करता रहता है अलग अलग परिस्थितियों के लिए। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों, प्रबंध का कार्य कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। जब सब मिलजुल कर कार्य करते हैं तभी प्रबंध का कार्य संपन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध का कार्य एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा जो भी उद्देश्य बताए जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। बच्चों, जिस प्रकार से नृत्य एक कला है, संगीत एक कला है और जब हम निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें हम निपुण होते जाते हैं, उसी प्रकार से यह माना जाता है कि प्रबंध के निरंतर प्रयास से प्रबंधक भी अपने कार्य में निपुण होता है। बच्चों, प्रबंध को विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणामों में संबंध स्थापित करते हैं। इन सिद्धांतों की मदद से प्रबंधक श्रमिकों की एवं कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करता है। जितने भी विभाग एक उपक्रम में उनमें समन्वय स्थापित करता है। इसीलिए हम प्रबंध को विज्ञान भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रबंध के स्तर को समझेंगे। प्रबंध के स्तर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध एवं तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध। बच्चों, उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, चेयरपर्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते हैं, जबकि मध्य स्तरीय प्रबंध में विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक आते हैं और निम्न स्तरीय प्रबंध में कार्यालय प्रबंधक, पर्यवेक्षक एवं फोरमैन आते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य है उद्देश्य तय करना एवं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्धारण करना। उच्च स्तर संस्था के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें समन्वय स्थापित करता है, अधीनस्थों में कार्यों का बंटवारा करता है एवं अधीनस्थों को उत्तरदायित्व और अधिकारों के बारे में बताया जाता है। वहीं अगर हम मध्य स्तर की बात करें, मध्य स्तर एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य है उच्च स्तर से जो भी आदेश प्राप्त हुए हैं उनको निम्न स्तर तक पहुंचाना एवं निम्न स्तर से जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उनको उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो मध्य स्तर समन्वय का कार्य करता है उच्च स्तर एवं निम्न स्तर के मध्य। अगर हम निम्न स्तर की बात करें, निम्न स्तर प्रबंध सीधा श्रमिकों के संपर्क में रहता है। इसका प्रमुख कार्य है कर्मचारियों के कार्यों को चेक करना कि कर्मचारी ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे श्रमिकों को परेशानी आ रही है काम करने में, उनकी समस्या का निराकरण करना और श्रमिकों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित करना, यह निम्न स्तर प्रबंध का कार्य है। आइए बच्चों, अब हम उच्च स्तरीय प्रबंध के प्रमुख कार्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला कार्य है उद्देश्य का निर्धारण करना। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधन एकत्रित करने हैं या हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनानी हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी का आगामी वर्ष में बिक्री बढ़ाना उसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है नीतियों का निर्धारण। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा कि किस प्रकार या किन नीतियों के द्वारा हम आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रमुख कार्य है संसाधनों की व्यवस्था। उच्च स्तरीय प्रबंध यह भी तय करता है कि वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी या फिर कच्ची सामग्री को कितनी मात्रा में
हमें खरीदना है, कहाँ से कच्ची सामग्री क्रय की जाएगी, इस प्रकार संसाधन की व्यवस्था की जाती है। इसका चौथा प्रमुख कार्य है उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का बंटवारा करना। उच्च स्तर प्रबंध के अंतर्गत अधीनस्थों में उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का बंटवारा किया जाता है। प्रत्येक अधीनस्थ को यह बताया जाता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी क्या अथॉरिटी है। और यहाँ ये भी ध्यान रखा जाता है कि यदि हम किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उससे संबंधित उसे अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वह आसानी से अपना कार्य कर सके। तो बच्चों, ये थे उच्च स्तर प्रबंध के प्रमुख कार्य। आइए बच्चों, अब हम मध्य स्तर प्रबंध के प्रमुख कार्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसका पहला प्रमुख कार्य है नीतियों को लागू करना। उच्च स्तर द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको क्रियान्वयन करवाने का कार्य मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों को लागू करवाने का मुख्य कार्य मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। इसका दूसरा प्रमुख कार्य है निर्देश जारी करना। मध्य स्तर प्रबंध के अंतर्गत विभागीय प्रबंधक अपने विभाग के कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है। वह ये बताता है कि किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना है। यदि अधीनस्थों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो समय समय पे उन्हें निर्देशित करता है कि इस कार्य को किस प्रकार सरल पद्धति से किया जा सकता है या हम किस प्रकार से उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रमुख कार्य है समन्वय स्थापित करना। मध्य स्तर प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं जितने भी विभाग हैं उन सभी में समन्वय स्थापित करता है। कर्मचारियों के मध्य एक अच्छा वातावरण निर्मित करता है जिससे कि वह सब एक अच्छे वातावरण में मिलजुल कर कार्य करते हैं। उसी प्रकार से विभागों के मध्य भी समन्वय स्थापित किया जाता है, क्योंकि विभागों के मध्य समन्वय नहीं होगा तो उपक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। यदि एक विभाग समय पर अपना कार्य नहीं करेगा तो उसका विपरीत असर अन्य विभागों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि क्रय विभाग ने समय पर कच्ची सामग्री क्रय नहीं की तो इसका विपरीत असर उत्पादन विभाग पे पड़ेगा और उत्पादन विभाग भी समय पे अपना कार्य नहीं कर पाएगा तो इसका विपरीत असर विक्रय विभाग पे पड़ेगा। इसीलिए मध्य स्तर का प्रमुख कार्य है समन्वय स्थापित करना कर्मचारियों में भी एवं जितने भी विभाग एक संस्था में उन सभी के मध्य एक अच्छा तालमेल स्थापित करना। इसका चौथा प्रमुख कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान, क्योंकि मध्य स्तर प्रबंध एक कड़ी का कार्य करता है उच्च स्तर और निम्न स्तर के मध्य। तो इसका प्रमुख कार्य है उच्च स्तर से जो भी आदेश या जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको वह निम्न स्तर तक पहुंचाता है और निम्न स्तर से जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उनको वह उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और साथ में निम्न स्तर की जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का कार्य मध्य स्तर द्वारा किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम निम्न स्तरीय प्रबंध के प्रमुख कार्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसका पहला कार्य है उचित वातावरण निर्मित करना। अतः इसके अंतर्गत निम्न स्तर प्रबंधक इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी कार्यस्थल है जहाँ पे कि कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था है या नहीं, एक अच्छा निर्मित वातावरण, एक मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि निम्न स्तर प्रबंध सीधे श्रमिकों के संपर्क में रहता है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी श्रमिकों की प्रॉब्लम्स हैं उसको निम्न स्तर प्रबंधक द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। इसका दूसरा प्रमुख कार्य है कर्मचारियों की समस्याओं को प्रेषित करना। यदि कर्मचारियों को कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, यदि वे किसी भी कार्य को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो इस स्तर का प्रमुख कार्य है कि वह श्रमिकों की या कर्मचारियों की
समस्याओं को मध्य स्तर प्रबंधन तक पहुंचाए ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो यह स्तर कर्मचारी की समस्याओं को प्रेषित करने का कार्य करता है, उन्हें मध्य स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका तीसरा प्रमुख कार्य है कर्मचारियों को कार्य सौंपना। अतः इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को यह बताया जाता है कि किसे क्या कार्य करना है, कौन से कर्मचारियों का क्या दायित्व होगा, या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कार्यों का बंटवारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को यह विदित होता है कि उसे क्या कार्य करना है, उसे वह कार्य कब करना है और कितने निर्धारित समय पर उसे उस कार्य को पूर्ण कर देना है। इसका चौथा प्रमुख कार्य है कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, क्योंकि यह स्तर सीधे श्रमिकों के संपर्क में होता है। इसमें यह जांच की जाती है कि कर्मचारी सही तरह से कार्य को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उन्हें कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कर्मचारी ठीक समय पे अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन सा कर्मचारी सही समय पे कार्य नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे अंतर पाया जा रहा है, वह अपना कार्य सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बच्चों, एक प्रबंधक को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख कार्य करने होते हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तियाँ, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इन कार्यों के माध्यम से ही प्रबंधक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। आइए इन प्रमुख कार्यों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहला है नियोजन। एक कार्य को करने के लिए हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, परंतु उन विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प या ऑप्शन का चयन करना ही नियोजन है। इसके अंतर्गत प्रबंधक प्रत्येक अधीनस्थ को यह बताता है कि उसे क्या कार्य करना है, यह कार्य कब करना है एवं कितने निर्धारित समय में यह कार्य पूर्ण करके उसे देना है। एक बार जब योजना बन जाती है तो उसके बाद हमें आवश्यकता होती है संगठन की, क्योंकि उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होगी। संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों एवं अधीनस्थों को उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का बंटवारा किया जाता है। प्रत्येक अधीनस्थ को यह बताया जाता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या उत्तरदायित्व होगा एवं उस उत्तरदायित्व से संबंधित उसे अधिकार भी दिए जाते हैं। यदि उन्हें उत्तरदायित्व से संबंधित अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वह अपने कार्य को आसानी से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, उन्हें कई प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। अगला प्रमुख कार्य है नियुक्तियाँ। एक प्रबंधक को कार्य करवाने के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, अधीनस्थों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह संस्था के रिक्त पद पर सही समय में सही व्यक्ति का चयन करता है और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, क्योंकि उन अधीनस्थों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए यह कार्य नया है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करना है। इसके बाद अगला प्रमुख कार्य है निर्देशन। किसी भी प्रकार की यदि अधीनस्थों को कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको दूर करने के लिए समय समय पे प्रबंधक निर्देशित या दिशा निर्देश देता है कि किसी भी कार्य को आसानी से किस प्रकार से अधीनस्थ पूर्ण कर सकते हैं। यदि अधीनस्थों की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह अपनी प्रॉब्लम प्रबंधक से जाकर शेयर कर सकते हैं और प्रबंधक तुरंत ही उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। अगला प्रमुख कार्य है नियंत्रण। यदि संस्था का कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पा रहा है तो प्रबंधक को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के माध्यम से यह तय किया जाता है कि सभी कार्य योजना के ही अनुसार हो, कहीं पे भी विचलन
या अंतर पाया जाता है तो उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। प्रबंधक पता लगाता है कि कहाँ पे विचलन है या कहाँ पे अधीनस्थों को कार्य करने में दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को दूर करके या उनकी समस्याओं का निराकरण करके वह प्रयास करता है कि सभी कार्य योजना के अनुसार किया जाए। और आखिरी इसका प्रमुख कार्य है समन्वय। जब तक के कर्मचारियों के बीच एक अच्छा वातावरण निर्मित नहीं होगा, एक अच्छा तालमेल नहीं होगा, वह संस्था कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। उसी प्रकार से एक संस्था में जितने भी विभाग होते हैं, उन विभागों के मध्य भी समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। समन्वय के माध्यम से ही एक उपक्रम आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यदि एक विभाग समय पे अपना कार्य नहीं करता है तो उसका विपरीत असर अन्य विभागों पर भी पड़ता है। तो बच्चों, इस प्रकार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधक को इन सभी प्रमुख कार्यों को करना आवश्यक है। यह माना जाता है कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के तीनों स्तरों पर होती है, क्योंकि यदि तीनों स्तरों में समन्वय नहीं होगा तो भी उपक्रम को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में दिक्कत आएगी या उपक्रम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। समन्वय का अर्थ है जितने भी कर्मचारी हैं उनमें एक अच्छा तालमेल होना, उनमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज हमने प्रबंध का आशय समझा, प्रबंध की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझा, प्रबंध के स्तर को समझा कि प्रबंध को मुख्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, एवं प्रबंध के प्रमुख कार्यों को समझा जिसके माध्यम से एक उपक्रम आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये सब भली भांति समझ में आया होगा। आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।